हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे सर्दी हो गया था। तो इसके वजह से मेरा गला थोड़ा बैठ गया है। तो इस वीडियो में जो टोनलिटी है, जो साउंड क्वालिटी है, वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। एक बार के लिए आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से मैं परफेक्ट साउंड क्वालिटी के साथ आऊँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि अपना इस वीडियो में बेस्ट दूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मिले, लेकिन नॉलेज में कोई कमी नहीं होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो दोस्तों, जब भी हम कभी आईपीएल देखने के लिए टीवी ओपन करते हैं या फिर कभी भी न्यूज़पेपर खोल देते हैं, हमें एक चीज़ तो जरूर देखने को मिलता है, वो है एडटेक कंपनी का ऐड। हम आईपीएल देखने के लिए टीवी ऑन करते तो वेदांतु, बायजूस, ग्रेट लर्निंग, बाइटेक जूनियर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के एड्स हमें दिखाई देते हैं। और जब न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो इनके ऐड होते हैं, साथ ही साथ उनके बारे में न्यूज़ भी होता है, जैसे कि इस कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, ये कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गया। तो इस तरह के न्यूज़ और एड्स ही पिछले 1 या 2 साल से चल रहे हैं। और गलती से भी अगर इनके एड से आप इन्फ्लुएंस होकर इनके प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कर देते हैं, देन आपके पास कॉल और मैसेज का भरमार आ जाएगा। और आप ऐसा मत सोचिए कि आपको ये इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते। भाई, ये आमिर खान को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, क्योंकि जो आमिर खान 3 इडियट्स में बोले थे कि बच्चों काबिल बनो, कामयाबी तो झट मार के पीछे भाग के आएंगे। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। वही आमिर खान आके मार्क्स के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा। तो आमिर खान को अगर ये इन्फ्लुएंस कर देते देन मोस्ट वाले आपको तो कर ही देंगे। तो इतने सारे एड स्पेंडिंग से या फिर इस तरह से जो ग्रोथ हो रहा है, जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जितने सारे फंडिंग्स आ रहे हैं, उससे एक चीज़ तो बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि इंडिया का एडटेक सेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और ये आगे आने वाले सालों में भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह आ जाता है कि इस सेक्टर में जो कंपनीज है, जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी, ग्रेट लर्निंग या फिर बाइटेक जूनियर या फिर कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स है। तो हम लोग जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा एक एडटेक प्लेयर है जो कि इस सेक्टर में ही काम करती है और ये कंपनी इस सारे कंपनी के साइज से बहुत ज़्यादा छोटा है, बट इसका रेवेन्यू ये बाकी सारे कंपनी से बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी का नाम है NIIT। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, ये कंपनी कौन से चीज़ों में ऑपरेट करती है, इसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या रिस्क है और वैल्यूएशन, और लास्ट में इस कंपनी में जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी बनने वाला है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। तो ये कंपनी जनरली 2 बिजनेस में ऑपरेट करती है, एक हो गया B2B और दूसरा हो गया B2C। तो B2B को ये बोलते हैं कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप और B2C को ये बोलते हैं स्किल्स एंड करियर ग्रुप, SNC। तो चलिए ये पहले B2B यानी कि CLG कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो B2B में क्या करते हैं कि लेट्स से आपके पास कोई रियल एस्टेट कंपनी है, फार्मा कंपनी या फिर पेट्रोल कंपनी है, तो आपको आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना पड़ता है, क्योंकि आपको उन्हें उस लेवल पे लाना पड़ेगा जिसके बाद वो जाके काम कर पाएंगे। बट आपका जो एक्सपर्टीज है आपके बिजनेस में है, आपको ट्रेनिंग देने में इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अच्छा काम करना आता है तो आप अच्छा पढ़ा भी पाएंगे। और जब आप इन लर्निंग के चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने का ट्राई करेंगे देन आपके बिजनेस के ऊपर भी बुरा इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कंपनीज क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों को आउटसोर्स करने का ट्राई करते हैं, जो भी उनका मेन काम नहीं होता, जैसे कि IT हो गया, लर्निंग हो गया, तो ये सारी चीज़ों को ये लोग आउटसोर्स करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ही ये कंपनी पूरी तरीके से फिट बैठती है। तो ये कंपनी क्या करती है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की लर्निंग को इनको आउटसोर्स कर देते देन ये उनको ट्रेनिंग देते, उनका एग्जामिनेशन करते, उनका सर्टिफिकेशन करते और पूरी तरीके से फिट बना के आपको सौंप देते हैं। तो इसके वजह से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इनको अपना बिजनेस मिल रहा है और बाकी जो कंपनीज होते हैं जो कि आउटसोर्स करते हैं वो भी इनको आउटसोर्स करने की वजह से अपने कोर बिजनेस पे बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि कौन से सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, यानी कि कौन से सेक्टर वाले कंपनी के साथ ऑपरेट करते हैं, देन इनका मेजर रेवेन्यू जो होता है वो टेक से आता है, दूसरा आता है एनर्जी, तीसरा आता है BFSI यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, चौथा आ जाता है लाइफ साइंस और पांचवा आ जाता है रियल एस्टेट। और जो लास्ट 2 चीज़ें वो भी रिसेंटली ऐड हुए, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है। तो अपने लाइफ साइंस वाले सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने कुछ साल पहले कंपनी को हायर किया था जिसका नाम है ईगल। और ये ईगल के वजह से इनका जो लाइफ साइंस का सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पा रहा है, क्योंकि एक्विजिशन के कुछ साल के अंदर ही इनके पास इस सेगमेंट पे 10 क्लाइंट आ चुके हैं। और रियल एस्टेट में भी इन्होंने अभी एक ओंटारियो में एक बहुत ही बड़ा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इनका बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये पहले 3 या 5 साल के लिए एक डील साइन करते हैं।
अगर उस कंपनी को इनका काम पसंद है देन उस डील को एक्सटेंड कर देते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए देन 80% ऑफ द कंपनीज होते वो 3 साल के लिए पहले डील साइन करते और 20% कंपनीज ऐसे होते जो कि 5 साल के लिए डील साइन करते। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है इनका हर कस्टमर डील को रिन्यू करवाता है, यानी कि इनके पास एक स्टिकी कस्टमर है, कस्टमर इनको छोड़ के जाता नहीं है। तो इसकी वजह से जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन है, जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और इनका इस सेगमेंट में ग्रोथ 25 से 30% में हो रहा है और करेंटली इनके पास अभी सेगमेंट में 59 कस्टमर्स और ये सेगमेंट इनके जो टोटल रेवेन्यू में 87% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक मेजर चंक है। अभी अगर दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करें जो कि स्किल्स एंड कैरियर ग्रुप, तो ये उनके रेवेन्यू में बस 13% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बिजनेस में क्या करते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचने का ट्राई करते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यूडेमी हो गया, स्किल्सर हो गया। आप इसमें क्या करते हैं, आप पैसा देते, आप कोर्स खरीदते, उस कोर्स को आप कंप्लीट करते और आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। बट यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि ये सारा चीज़ ऑफलाइन मोड में करते तो थोड़ा प्रीमियमाइजेशन होता था इस चीज़ में। बट अभी कोविड के बाद ये पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, तो लगभग ये एक तरह से देखें तो यूडेमी, स्किल्सर या फिर जो भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है उनके साथ डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं। तो ये सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है क्योंकि ये चीज़ों में एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे और ये अभी भी जो सेल्स बेस्ड मॉडल है, यानी कि जो कॉल करके बेचने का मॉडल है, उस पर ही काम कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट में इनका थोड़ा डी ग्रोथ हो रहा है। जो CLG वाला सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एसएनसी वाला सेगमेंट में डी ग्रोथ हो रहा है। और ये दो सेगमेंट के अलावा ये लोग और एक सेगमेंट में भी ऑपरेट करते थे जो कि स्कूल्स का सेगमेंट, यानी कि स्कूल्स के साथ टाई अप करते थे, उनको अपने लर्निंग मटेरियल सेल करते थे या फिर उनके साथ MOU करके अपना एक लैब सेटअप करते थे। ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन ये बिजनेस में उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था और स्कूल्स की तरफ से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। तो इसके वजह से ये लॉस मेकिंग बिजनेस बनता जा रहा था। इसके वजह से इन्होंने कुछ साल पहले इस सेगमेंट को शट डाउन कर दिया, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड कितना है। क्योंकि जब बाकी सारे कंपनी से इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करे एड्स में और करोड़ ऑफ रुपीज़ ये लोग लॉसेस में रिपोर्ट करें, ये बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें देन हुए इसका पेनिट्रेशन ही बहुत ही कम है, क्योंकि 25-30 साल पहले जहाँ पे IT सेक्टर था, ये जो लर्निंग इंडस्ट्री है, जो IT लर्निंग या फिर B2B लर्निंग सेक्टर है, आज वहाँ पे ही है। जो अभी वर्ल्ड में 1000 टॉप कंपनी से उसमें से 20 to 25% कंपनी ही अपनी लर्निंग को आउटसोर्स करते हैं। बट ये जो 20 और 25 का नंबर है ये भी बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाता है, क्योंकि जो 20 से 25% वाला कंपनी है ये भी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, ये बस कुछ चीज़ों को ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब फ्यूचर में ये कंपनी अवेयर हो जाएंगी कि इनके लर्निंग को आउटसोर्स करने से उनको बेनिफिट मिलता है, तो बहुत सारे कंपनीज इस मॉडल को फॉलो करने का ट्राई करेंगे, जिसके वजह से इस कंपनी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि ये B2B लर्निंग में वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर में से आते हैं वर्ल्ड में। और दूसरा चीज़ ये है कि इनके प्रमोटर्स पिछले कुछ सालों में अपने कंपनी में होल्डिंग 31.5% से बढ़ाकर 34.33% कर दिया है, जो दिखाता है कि इस कंपनी में प्रमोटर का कितना ट्रस्ट है और ये रेगुलरली शेयर बायबैक भी कर रहे हैं, जिसके वजह से इस कंपनी में वैल्यू क्रिएट होने का भी एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। और तीसरा चीज़ ये है कि प्रॉफिटेबली ग्रोथ करना चाहते हैं, जबकि बाकी सारे कंपनी जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी, यूडेमी, सारे कंपनीज बहुत ज़्यादा लॉसेस में ऑपरेट करते हैं या अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को शट डाउन करके बहुत ही प्रॉफिटेबली बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं। और चौथा चीज़ ये है कि ये कंपनी पूरी तरीके से डेप्ट फ्री है। पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्ट लिया था और धीरे धीरे इन्होंने अपना सारा डेप्ट रिड्यूस कर लिया और अभी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री पोजीशन में आ चुकी है। और पांचवा चीज़ ये है कि कंपनी अपना 86% ऑफ द बिजनेस US और UK के क्लाइंट से ही लाती है, लेकिन इनके मैनेजमेंट के कमेंट्री में ये पता चला है कि ये अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आता है और बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन भी आता है, जो कि रिस्क फैक्टर को थोड़ा कम कर देता है। तो ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी की बात। अभी बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। और रिस्क में पहला पॉइंट वही आ जाता है कि इनके बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कम है, क्योंकि एक सेगमेंट जो है B2B वाला सेगमेंट है वो 87% कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी का सेगमेंट डिग्रोथ भी कर रहा है और 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली अगर जियोग्राफी में बात करें देन US और UK ही 86% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो किसी वजह से अगर ये सारे कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है देन इनके बिजनेस के ऊपर वो बहुत ही बुरा इफेक्ट दिखा सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि कोविड की वजह से कंपनीज अपना लर्निंग में कंट्रीब्यूशन कम करके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले कंपनीज क्या करते थे कि लर्निंग में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अभी सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए और कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता चलने लगा है। इसके वजह से कंपनी ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई जिम मेंबरशिप ये सब देना प्रेफर करते थे, जबकि पहले ये सब कोर्स देने का प्रेफर करते थे। तो इसके वजह से इनके बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डिग्रोथ देखने को मिल सकता है। तीसरा चीज़ ये है कि
जो B2C वाला सेगमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि स्किल शेयर हो गया, यूडेमी हो गया, यूडासिटी हो गया, जो भी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करने का ट्राई कर रहे हैं एट चीप प्राइस। बट इनका जो सेगमेंट है ये इतना एग्रेसिवली प्रमोट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनके सेगमेंट में डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चौथा चीज़ ये है कि बिजनेस 1981 से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इनके बिजनेस में ग्रोथ अभी देखने को मिला है। तो ये भी थोड़ा स्केप्टिकल चीज़ हो जाता है कि इतने टाइम तक एक बिजनेस के होने के बावजूद आपका इतना ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। बट ये भी डिपेंड करता है कि सेक्टर किस तरह से ग्रोथ कर रहा है और सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कब आने वाली है। तो ये तो हो गया इनका अपॉर्चुनिटी और रिस्क का बात। अभी बात कर लेते हैं इनके वैल्यूएशन के बारे में। तो अगर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे एक ऐसा चीज होने वाला है जिसके वजह से ये कंपनी में बहुत ही ज्यादा वैल्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि है इनके बिजनेस को ये लोग डीमर्जर करने का सोच रहे हैं। क्योंकि जो B2B वाला सेगमेंट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन B2C वाला सेगमेंट अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि B2B वाला सेगमेंट को अलग कर देते हैं और B2C वाला सेगमेंट को अलग कर लेते हैं। तो इसके वजह से जो B2B वाला सेगमेंट है उसमें बहुत ही अच्छा वैल्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये तो होगा इस कंपनी के बारे में सारा डिस्कशन। अभी चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं और हमारा स्पेशल सेगमेंट जो कि 90 सेकंड सेगमेंट करते हैं, जिसमें मैं आपको इस कंपनी के बारे में सारा चीज 90 सेकंड के अंदर समझाने का ट्राई करूंगा, ताकि आपके लिए आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना बहुत ही ईजी हो जाए। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस चीजों को आपके लिए सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ। तो ये कंपनी दो सेगमेंट में ऑपरेट करती है, B2B और B2C। B2B इनके रेवेन्यू में 87% कंट्रीब्यूट करता है और B2C 13%। B2B में ये क्या करते हैं कि दूसरे कंपनीज को लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और B2C में ये रिटेल कस्टमर को बहुत सारे कोर्सेज और लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट ये सेक्टर अभी इस फेज में है जिस फेज में IT 25 या 30 साल पहले था। तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का अपॉर्चुनिटी है और अभी 20 से 25% ग्लोबल कंपनी ही ये चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं। तो जब ये ट्रेंड बढ़ेगा तो इनका ग्रोथ भी अपने आप ही बढ़ेगा। साथ ही साथ ये कंपनी डेब्ट फ्री है और ये कंपनी अभी US और UK में ही मेजरली अपना बिजनेस रन करती है। बट ये ट्राई करे कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे ताकि कंपनी का रिस्क प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो पाए। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस NIIT के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। आई नो मेरा टोन आज थोड़ा खराब है, बट मैं आपको पूरा फुल वैल्यू प्रोवाइड करने का ट्राई किया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है देन आप उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।